नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बासोपट्टी पुलिस एवं एसएसबी के संयुक्त कार्रवाई में मिली बड़ी सफलता। भारतीय व नेपाली जाली नोट के साथ 3 गिरफ्तार। खजौली के चतरा गांव में खाना बनाने के दौरान आवासीय घर में लगी आग। चूल्हे की आग से 3 घर जलकर खाक। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में सोमवारी साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई आयोजित। जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ 100 समय निष्पादन का दिया निर्देश। बिस्फी की औसी पुलिस ने 450 बोतल नेपाली देशी शराब की जब्त। तस्कर के लिए छापेमारी में जुटी पुलिस। जयनगर सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन के जवानों ने भारतीय व नेपाली जाली नोट के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। खजौली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 120 बोतल शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। बासोपट्टी पुलिस अभिरक्षा से फरार लूटकांड का अपराधी रोशन कुमार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। जयनगर में एसएसबी 18वीं बटालियन ने ग्रामीणों को मधुमक्खी पालन के लिए दिया 1 दिवस। बेनीपट्टी के सर्किल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा ने पतौना थाना का किया निरीक्षण। और जयनगर अनुमंडल अस्पताल में ओपीडी में बढ़ रही मरीजों की भीड़। बदलते मौसम के साथ मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। खबरें अब विस्तार से। बासोपट्टी थाना पर डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि बासोपट्टी पुलिस और जानकी नगर एसएसबी के संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल हुई है। गौरतलब हो कि नेपाल से भारत जाली नोट लेकर आने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद जानकी नगर एसएसबी और बासोपट्टी पुलिस दोनों ही अलर्ट मोड में आ गई और इस दौरान भारतीय व नेपाली जाली नोट के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। बासोपट्टी पुलिस एवं जानकी नगर एसएसबी के संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी सफलता हासिल किया है। बासोपट्टी थाना पर डीएसपी विप्लव कुमार ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। डीएसपी ने बताया कि स्थानीय पुलिस व जानकी नगर एसएसबी को गुप्त सूचना मिली कि बीते 2 मार्च को भारत नेपाल सीमा के पास जाली नोट लेकर नेपाल से भारत आने के फिराक में है, जिसकी सूचना वरीय पुलिस पदाधिकारी को दिया गया। उनके दिशा निर्देश पर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठन कर एसआई मुन्ना कुमार, कंचन कुमार सिंह सहित पुलिस बल ने निशानदेही पर पंडौल थाना के बिठुआर निवासी मोहम्मद हाजी ओवैसी उर्फ मुंशी जी को गिरफ्तार किया एवं नगर थाना मधुबनी के अंतर्गत कोतवाली चौक वार्ड 42 निवासी मोहम्मद रसीद जमाल उर्फ कमाल को गिरफ्तार किया। गौरतलब हो कि एसएसबी एवं पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान बासोपट्टी थाना क्षेत्र के सरिता गाछी के पास जयनगर थाना के बलडीहा गांव निवासी मोहम्मद ताहिर को सबसे पहले गिरफ्तार किया। इस मामले में जानकी नगर एसएसबी निरीक्षक सामान्य भगवान सहाय मीना के लिखित प्रतिवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने एक पकड़े गए व्यक्ति के निशानदेही पर विभिन्न जगहों पर छापेमारी किया एवं संलिप्त 2 व्यक्ति को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी ने बताया कि इसकी गहन अनुसंधान जारी है। पुलिस ने मोहम्मद ताहिर के पास से एक प्लेटिना बाइक, एक रेडमी मोबाइल, भारतीय मुद्रा 13,800 एवं नेपाली मुद्रा 6,500 सभी जाली नोट एवं मोहम्मद रसीद जमाल के पास से 1,000 का जाली नोट एवं एक होंडा साइन बाइक जब्त किया है। जाली नोट मामले में संलिप्त व्यक्तियों को हर हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने बताया कि कुछ सफेद पोश व्यक्ति भी शक के दायरे में है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। छापेमारी दल में थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक प्रिया कुमारी, कंचन कुमार, मुन्ना कुमार, एसएसबी उप कमांडेंट विवेक ओझा सहित अन्य जवान शामिल थे। मौके पर अपर थानाध्यक्ष गौरव कुमार, सुशील कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे।
कुछ कहा जाए? ये एक सफलता है जो इस घटनाक्रम को बताते चल रहे हैं कि दिनांक 2/3/2025 को बासोपट्टी थाना और एसएसबी को गुप्त सूचना मिलती है कि जाली मुद्रा की कुछ राशि जो है भारत क्षेत्र में खपाने की प्लानिंग चल रही है। इस संदर्भ में एसएसबी और पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई के द्वारा जो है छापामारी की गई और पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में एक टीम गठित की गई। ज्वाइंट छापामारी में भारतीय सीमा क्षेत्र में सरिता गाछी में एक व्यक्ति को भारतीय सीमा क्षेत्र में पकड़ा गया जिसका नाम मोहम्मद ताहिर है। पेशेंट नथुनी ग्राम बल्डीहा का रहने वाला है। ये पकड़ाए गए व्यक्ति के पास जो है लगभग 13,800 भारतीय मुद्रा जो जाली है और 6,500 जाली नेपाली मुद्रा पकड़ा गया। इसके पूछताछ के क्रम में इसने बताया कि मेरे 2 अन्य सहयोगी जो कि मोहम्मद राशिद है उर्फ जमाल उर्फ कमाल, पेशर अब्दुल शकूर जो कि कोतवाली चौक वार्ड नंबर 42 नगर थाना का रहने वाला है, वो मेरा सहयोगी है। छापेमारी के क्रम में इसको कोतवाली चौक वार्ड नंबर 12 से उसके रेसिडेंस से उसको पकड़ा गया जिसके पास से हजार के 2 नेपाली जाली नोट बरामद किया गया। एक अन्य निशानदेही पर पंडौल थाना के अंतर्गत इसका एक अन्य सहयोगी जो उदयपुर बिठवार का रहने वाला है मोहम्मद हाजी ओवैसी उर्फ मुंशी, पेशर मोहम्मद याकूब, उसको पकड़ा गया और गिरफ्तार करके बासोपट्टी थाना कांड संख्या 4225 दिनांक 2/3/2025 को दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। इस प्रकार यह जो है भारतीय सीमा क्षेत्र में फेक करेंसी का एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जिसमें एसएसबी और बासोपट्टी थाना के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। अनुसंधान में अन्य तथ्य और पूछताछ जारी है, जो भी होगी उस पर और भी कार्रवाई की जाएगी और इस तरह के अवैध काम में अन्य संलिप्त जो भी लोग हैं उन पे भी नकेल कसने के लिए जो है पूरी तरह से जो है पुलिस तैयार है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के चतरा गांव में आग लगने के कारण 3 घर जलकर राख हो गया। मामला आग लगने का बताया जा रहा है, जहां खाना बनाने के दौरान चूल्हे से फूस के घर में आग पकड़ लिया, जिसके बाद देखते ही देखते आग के लपटों ने एक के बाद एक घर को अपने आगोश में ले लिया। इस घटना में हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई। खजौली प्रखंड क्षेत्र के चतरा गोबरौरा दक्षिण पंचायत के वार्ड संख्या 4 गांव चतरा में रविवार को सुबह जीवच यादव के आवासीय घर में आग लग गई। आग खाना बनाने के दौरान चूल्हा की आग से लगी, जिसमें 3 आवासीय घर जलकर खाक हो गया। जीवच यादव ने बताया कि उसकी पत्नी शीला देवी आवासीय फूस के घर में खाना बना रही थी। वह चूल्हा छोड़कर चापाकल पर पानी लाने को गई। इसी दौरान चूल्हा की आग फूस के घर में लग गई। इसमें घर में रखे 3 क्विंटल चावल, 1 क्विंटल गेहूं, बर्तन, चौकी, किवाड़, टेबल, पंखा, कपड़ा, नगद 5,000 रुपए सहित कुल 60,000 रुपए मूल्य के संपत्ति की क्षति हुई है। वहीं घर के बगल में खूंटा से बंधा एक भैंस भी झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। मुखिया अनीता देवी, मुखिया प्रतिनिधि बेचन यादव ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। उन्होंने घटना की सूचना खजौली सीओ डेजी सिंह को दी। सीओ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी प्रदीप कुमार एवं आशीष देव कुमार को दी। उन्होंने स्थल का जायजा लिया। पीड़ित परिवार ने खजौली थाना एवं सीओ को लिखित आवेदन देकर मौके पर मुखिया प्रतिनिधि बेचन यादव, पैक्स अध्यक्ष भोगेंद्र प्रसाद यादव सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला पदाधिकारी ने जनता दरबार में आए मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निष्पादन करने के समेत कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा जिला नीलाम पत्रवाद जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदन, सीपी ग्राम जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों, उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार से संबंधित मामलों की बारी बारी से समीक्षा की गई। नीलाम पत्रवादों की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रतिदिन कम से कम 4-5 मामले की सुनवाई करें। सेवांत लाभ की समीक्षा के क्रम में 100 समय सेवांत लाभ उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि रिटायर होने वाले कर्मियों से 6 माह पूर्व से ही उनके सेवांत लाभ से संबंधित भुगतान के लिए प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार को भेज दें, ताकि सेवानिवृत्ति के दिन ही उन्हें सभी प्रकार के सेवांत लाभों को दिया जा सके।
उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यवाही के मामले में संचालन पदाधिकारी निर्धारित अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट दे। कर्मियों के लॉग बुक की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कार्यालयों में लॉग बुक का संबंधित पदाधिकारी नियमित रूप से जांच करे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय से संचिकाओं को प्रस्तुत नहीं करने वाले सहायकों पर कार्रवाई करे। कहा कि सभी शाखा के वरीय पदाधिकारी अपने संबंधित शाखा का नियमित जांच करें, साथ ही लॉग बुक सहित सभी महत्वपूर्ण पंजियों के संधारण पर पूरा ध्यान दें। मुख्यमंत्री जनता दरबार एवं जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा के क्रम में पुलिस, राजस्व, शिक्षा एवं आईसीडीएस में सबसे अधिक आवेदन लंबित पाए गए। जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय से निष्पादन करना सुनिश्चित। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्वी प्रखंड में औसी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 450 बोतल शराब जब्त की है। हालांकि तस्कर को इस बात की भनक लगते ही वह मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। औसी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर औसी बिचला टोल से 450 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद किया। थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर रविवार की सुबह औसी बिचला टोल में छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी में औसी बिचला टोल के आम बगीचा के उत्तर स्थित पोखर भिंडा के दक्षिणी छोर से प्लास्टिक की बोरी में भरे 450 बोतल कुल मात्रा 135 लीटर नेपाली देशी शराब बरामद की गई। शराब धंधेबाज का पता किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों ने जाली नोट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गौरतलब हो कि उनके पास से भारतीय व नेपाली जाली मुद्रा बरामद किए गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर बासोपट्टी पुलिस के हवाले कर दिया गया। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन के जवानों ने भारतीय व नेपाली जाली नोट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के वाटरविद चौक निवासी 56 वर्षीय मोहम्मद ताहिर बताया गया है। एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के कार्यवाहक कमांडेंट विवेक ओझा ने गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार को जानकी नगर बीओपी के अंतर्गत सरिता गाछी के पास जवानों के सहयोग से नेपाल से भारत ला रहे भारतीय व नेपाली जाली नोट के साथ कार्रवाई करते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से 13,800 भारतीय जाली नोट के साथ 6,500 नेपाली जाली नोट के साथ एक मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन समेत अन्य सामान बरामद किया है। गिरफ्तार व्यक्ति को बासोपट्टी थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खजौली थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुक्खी के वार्ड नंबर 11 से 120 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। खजौली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सुक्खी वार्ड 11 स्थित कब्रिस्तान जाने वाली रास्ते से 120 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार धंधेबाज थाना क्षेत्र के सरावे पंचायत के मंगती गांव निवासी 25 वर्षीय गंगा दास है, जिसे सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अपर थानाध्यक्ष रामकुमार के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में केस दर्ज हुआ है। दर्ज एफआईआर के अनुसार वे सुक्खी वार्ड 11 के कब्रिस्तान के रास्ते में सड़क के किनारे शराब की 3 बोरी के साथ बैठा हुआ था। पुलिस की वाहन पर ज्यों ही नजर पड़ी तो वह भागने लगा। पुलिस बल के सहयोग से उसे खदेड़ कर पकड़ा गया। बोरी की तलाशी ली गई तो तीनों बोरी में नेपाली देशी शराब 120 बोतल पाया गया, जिसे जब्त कर थाना पर लाया गया। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि धंधेबाज पर एफआईआर दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। शराब कारोबारी किसी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। लूटकांड के फरार अपराधी रोशन कुमार को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब हो कि बीते कुछ दिन पूर्व एक व्यापारी के मुंशी से हथियार का बल दिखाकर लूटकांड की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में डीएसपी के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा इस मामले के मुख्य अपराधी रोशन कुमार को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन रोशन बासोपट्टी पुलिस थाना के हाजत से चौकीदार को धक्का देकर इस मौके से फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी को लेकर तभी से छापेमारी चल रही थी। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। बासोपट्टी डीएसपी विप्लव कुमार ने प्रेस वार्ता कर एक व्यापारी के मुंशी से लूटपाट घटना में शामिल एक अपराधी की गिरफ्तारी का उद्भेदन किया है।
डीएसपी ने बताया कि महनादपुर मझौरा के बीच एक कचरा भवन के निकट एक व्यापारी के मुंशी से हथियार के बल पर पैसा लूटपाट की घटना हुई थी, जिस मामले में पुलिस लगातार विभिन्न जगहों पर घटना में शामिल अपराधी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी। डीएसपी ने बताया कि इस पुलिस ने इस घटना में शामिल दरभंगा जिला के मनीगाछी थाना क्षेत्र के बधात गांव निवासी अमोल कुमार महतो के पुत्र रोशन कुमार को बासोपट्टी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। थाना के हाजत से रोशन कुमार चौकीदार को धक्का देकर फरार हो गया था। इस मामले को पुलिस ने काफी गंभीरता से लेते हुए कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में बीते 2 मार्च को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नेपाल के रास्ते अपने घर ट्रेन के रास्ते जाने की तैयारी में है, जिस पर वरीय पुलिस पदाधिकारी के दिशा निर्देश पर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया एवं आगे की कार्रवाई करने के लिए बासोपट्टी थाना लाया गया था। बीते 10 फरवरी को सुबह के क्रम में शौच करने ले जाने के क्रम में अपराधी रोशन कुमार ने चौकीदार को धक्का देकर भागने में सफल हुआ था। इस मामले में भी पुलिस ने पुलिस अभिरक्षा से भागे हुए अपराधी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी करना शुरू कर दिया। डीएसपी ने बताया कि एक व्यापारी के मुंशी से लूटपाट घटना में शामिल अपराधी जो थाना पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस वार्ता के दौरान थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, अपर थानाध्यक्ष गौरव कुमार, एसआई मुन्ना कुमार, प्रिया कुमारी, कंचन कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे। बासोपट्टी थाना के अंतर्गत जो है एक केस दर्ज हुआ था लूट का, जिसमें जो है मुख्य आरोपी रोशन कुमार है, जो कि पुलिस को चकमा देके थाने से फरार हो गया था 10 तारीख को। इस संदर्भ में पुलिस अभिरक्षा से फरार होने के संदर्भ में 27-25 केस जो है दर्ज किया जा रहा था और छापेमारी की जा रही थी। जैसा कि बताते चले कि लूट के दरमियान इनके सहयोगियों द्वारा जो छतौनी पर जो कांड हुआ था उसमें 26-25 में ये लोग मुख्य आरोपी थे। भागने के दरमियान में इन पर जो है छापेमारी की जा रही थी। इसी संदर्भ में बासोपट्टी थाना अध्यक्ष को सूचना मिलती है कि संबंधित अपराधी जो प्राथमिक अभियुक्त है रोशन कुमार, पेशर अमोल कुमार महतो, जो कि बगात थाना मनीगाछी जिला दरभंगा का रहने वाला है, वो भारतीय सीमा में प्रवेश करके किसी घटना को पुनः जो अंजाम देने के लिए अपने सहयोगियों से मिलने जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस की एसआईटी टीम ने सूचना के सत्यापन करते हुए वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देशन में कार्रवाई करके इसको जो है कल पकड़ा गया है। पकड़ने के क्रम में जो है इसके साथ जो है पुलिस नियमों के साथ जो है इसके साथ सारा छानबीन किया गया है। इसने सारी अपनी जो है कांड में संलिप्तता स्वीकार कर ली है। इस प्रकार जो है पुलिस अभिरक्षा से भागा हुआ लूट का मुख्य आरोपी पकड़ा गया है, जिसको हम लोग आज जो है न्यायिक अभिरक्षा में भेजेंगे और इस समय विधि सम्मत कार्रवाई। जैसा कि बताते चले कि 26-25 जो लूट का कांड था उसमें अभी तक जो है 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और इसका जो है एक अच्छा उद्भेदन हो चुका है। धन्यवाद। के बाद था कि अपने सहयोगियों के पास छुपे हुए थे। अभी ये कांड अनुसंधान। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स।
इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। जयनगर में राजनगर एसएसबी कार्यवाहक कमांडेंट की अध्यक्षता में एसएसबी जवानों के द्वारा स्थानीय लोगों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें विशेष रूप से मधुमक्खी पालन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा पर तैनात एसएसबी 18वीं बटालियन राजनगर के कार्यवाहक कमांडेंट अशोक कुमार ओला के निर्देश पर सोमवार को महुलिया बीओपी कमांडर निरीक्षक नीतीश कुमार के नेतृत्व में मरनैया बीओपी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक गांधीराम की अगुवाई में 5 दिवसीय निःशुल्क मधुमक्खी पालन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में सीमावर्ती क्षेत्रों के दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप कमांडेंट सोमेन राय ने ग्रामीणों को कहा कि वर्तमान समय में हम सबको आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर को लेकर सरकार ने कई तरह के योजनाओं की शुरुआत की है। उनमें से एक मधुमक्खी पालन कर लाखों रुपए कमाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सीमा पर तैनात एसएसबी सीमा सुरक्षा के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के साथ अपनी सहभागिता निभा रही है। मधुमक्खी पालन एक ऐसा कृषि आधारित उद्योग है जिसकी जानकारी अत्यंत सरल है। विकसित कृषि में मधुमक्खियों का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है एवं मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विभिन्न फसलों की पैदावार में वृद्धि के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। इसमें कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। राज्य में लगभग 80% लोग गाँव में रहते हैं। इसमें से अधिकांश छोटे व मझले किसान हैं। स्वरोजगार एवं अतिरिक्त आय का साधन चाहिए। गांवों के विकास के लिए मधुमक्खी पालन से बेहतर कोई दूसरा घरेलू रोजगार नहीं है। किसान नौकरी पेशा वाले इसे अपनी अतिरिक्त आय का साधन बनाकर समृद्धि को मजबूत बना सकते हैं। प्रशिक्षण शिविर में उप कमांडेंट प्रचालन सोमेन राय, सहायक कमांडेंट कुलदीप सिंह, निरीक्षक नीतीश कुमार, निरीक्षक सी लाल, तानपुइया, गांधीराम, कुमरखत, पूर्वी पंचायत के मुखिया नवीन कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। मेरा साथियों और स्पीकिंग ट्रेनिंग में भाग लेने वाला ये ट्रेनिंग आपको 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक मान्य होगा, जिसमें हम तीनों कंपनी को मतलब शामिल हो रहे हैं। सी कंपनी पिपराई, डी कंपनी मोहलिया और जी कंपनी आ रहा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इससे पहले ये ट्रेनिंग का डेट दिया था, पिछले महीना से था, लेकिन अच्छा लोग हमारा हायर हेडक्वार्टर से डायरेक्ट कराया था कि ये बीपीपी ट्रेनिंग का 2 बैच आप अपना यूनिट में करिए, अपना आदमी, जिसके वजह से मतलब डेट पोस्टपोन हो गया और मार्च से 3 तारीख से शुरू हो रहा है जो आज। इससे पहले बीकेपी का ट्रेनिंग हम लोग आरनामा मतलब बी कंपनी आरनामा में कंप्लीट कराया गया। इसका बारे में हमें भी इतना आइडिया नहीं था। हमारे इंस्पेक्टर लोग थे जो आपका साथ रहेगा 5 दिन, वो आपको मतलब डिटेल्स में समझाएगा।
बीकीपिंग क्या चीज होता है, हम देखता था दिशा का खेती में मतलब मधुमक्खी का बॉक्स रास्ते चला गया। मतलब गांव में, हम भी गांव का आदमी हूँ, तो गांव में हम ये देखते रहता था कि मधुमक्खी का बॉक्स है, लेकिन इससे मोटू कैसे निकलता है इसके बारे में हमें जानते हैं। तो अचानक पूरा बिहार में 2023 दिसंबर महीने में कोषा बोल के इंस्टीट्यूट है, वो हमारे पास आया था बीकीपिंग के बारे में जानते। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्फी के सर्कल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा ने पतौना थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने माल पंजी, गुंडा पंजी, सिरिस्ता समेत विभिन्न पंजियों का अवलोकन करते हुए थाना में उपस्थित पदाधिकारी व कर्मचारियों को कई निर्देश दिए। इसके अलावा क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को लेकर गश्ती भी तेज करने के निर्देश दिए। बेनीपट्टी सर्कल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा ने सोमवार को पतौना थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सर्कल इंस्पेक्टर ने सबसे पहले थाना परिसर की साफ सफाई पर नजर डाली। इसके बाद उन्होंने गुंडा पंजी, CD 123 मालखाना पंजी सहित अन्य पंजियों की बारी बारी से गहन जांच कर थानाध्यक्ष समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा उन्होंने लंबित पड़े कांडों का जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया। इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र में किसी भी तरह की घटना घटित होने के उपरांत शीघ्र जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश पुलिस पदाधिकारी को दिया गया है। सभी पुलिस पदाधिकारियों को बारी बारी से बुलाकर केस से संबंधित मामलों की जांच पड़ताल करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि कार्य में कोताही बरतने वाले पुलिस पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर थानाध्यक्ष राजकिशोर पंडित, SI धनंजय मिश्रा, दयाराम यादव, इंस्पेक्टर के रीडर हर्ष सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बदलते मौसम को देखते हुए अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जयनगर के अनुमंडल अस्पताल में एक दिन में 200 से अधिक मरीज OPD सेवा के लिए पहुंचते हैं। हालांकि OPD सेवा में पहुंचने के लिए उनके पास मोबाइल फोन और आधार कार्ड का होना जरूरी होता है। जहां उन्हें OPD सेवा से पूर्व लाइन लगने से पहले पुर्जा कटाने के लिए मोबाइल फोन में आभा ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, जहां से डिजिटली पुर्जा मिलने के बाद कतारबद्ध होकर एक एक कर सभी मरीजों की जांच की जाती है। एक तरफ जहां आभा ऐप को कई लोग फायदेमंद बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग बता रहे हैं कि आभा ऐप डाउनलोड करने के सिस्टम के कारण मरीजों को काफी परेशानियां हो रही है। उन्हें घंटों कतारबद्ध होकर समय नष्ट करना पड़ता है और चिकित्सक तक पहुंचने, अपने जांच कराने में बहुत ही देर लग जाती है। बदलते मौसम के साथ मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सोमवार को समय करीब 12:30 बजे जयनगर अनुमंडल अस्पताल में OPD सेवा के लिए OTP हेतु महिला मरीजों को भारी फजीहत झेलना पड़ा। गौरतलब हो कि सीमावर्ती जयनगर अनुमंडल अस्पताल में प्रतिदिन करीब 200 की संख्या में मरीज OPD सेवा के लिए आते हैं। मौसम में परिवर्तन होने के कारण अधिकांश लोग सीजनल बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं। OPD में कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर शिवानी कुमारी ने बताया कि अधिकांश मरीज मौसम के परिवर्तन से बीमार होकर आते हैं। खासकर सर्दी जुकाम के मरीज अधिक आ रहे हैं। चिकित्सकीय परामर्श व जांच के बाद दवा लिखा जा रहा है। गौरतलब हो कि अनुमंडल अस्पताल में OPD सेवा में प्रतिदिन 200 की संख्या में मरीज OPD सेवा के लिए आते हैं। मरीजों के पास मोबाइल फोन और आधार कार्ड होना अनिवार्य होता है। OPD सेवा के लिए आए लोगों को स्वास्थ्य कर्मी द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से आभा ऐप लोड करने को कहा जाता है। ऐप के माध्यम से OTP मिलने के बाद एक पर्ची उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन मरीजों की संख्या में सैकड़ों में होने के कारण लोगों को घंटों लाइन में कतारबद्ध तरीके से लगकर समय बर्बाद करना पड़ता है। तब जाकर चिकित्सक से जांच के लिए भी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र महतो ने स्वास्थ्य विभाग से ऐसे सिस्टम पर लगाम लगाने की मांग करते हुए कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर महिलाएं इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में आती है। OPD या इमरजेंसी सेवा के लिए ऐप व मोबाइल फोन से OTP नहीं मिलने के कारण पुर्जा बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को ऐप व्यवस्था को हटाने की मांग की है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स के द्वारा
तंबाकू नियंत्रण को लेकर मधुबनी जिला में त्रिस्तरीय छापामार का गठन किया गया है। इस छापामार के द्वारा विभिन्न जगहों पर छापेमारी करते हुए तंबाकू सेवन को पूरी तरह रोका जाएगा। गौरतलब हो कि इन्हें 1 दिवसीय प्रशिक्षण जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में दिया गया, जहां मधुबनी के सिविल सर्जन समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। समाहरणालय सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्था सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स के सहयोग से आयोजित तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गठित त्रिस्तरीय छापामार दस्ता का प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला पदाधिकारी ने समस्त जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि हम लोगों को अपने जिले को तंबाकू मुक्त जिला बनाने की मुहिम शुरू करनी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। जिला पदाधिकारी ने तंबाकू नियंत्रण हेतु जिले में त्रिस्तरीय छापामार दस्ते के गठन का निर्देश देते हुए सभी सदस्यों को शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के अंदर अवस्थित सभी तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को हटवाते हुए नियमित रूप से छापेमारी करने का निर्देश दिया। सार्वजनिक स्थानों और सरकारी दफ्तरों में तंबाकू सेवन करने वालों को दंडित किया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने सभी सार्वजनिक स्थानों पर कार्यालय में तंबाकू मुक्त क्षेत्र का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि तंबाकू सेवन एक खतरनाक आदत है, जहां छोटे छोटे बच्चे हैं वहां तो स्थिति और भी अधिक नाजुक बन जाती है। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को अभियान के रूप में चलाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे सरकारी शिक्षण संस्थान, कार्यालय, सिनेमा हॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित अन्य स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। जिला पदाधिकारी ने जिले के सभी सामाजिक संस्थानों व मीडिया जगत को इस अभियान में सहयोग की अपील की है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि इस अभियान को सफल करने के लिए और अधिक प्रयास करना होगा। समाज के आम लोगों के बीच जाकर तंबाकू के सेवन के दुष्प्रभावों से अवगत करवाते हुए इस पर पूर्ण नियंत्रण लगाने हेतु कार्य करने होंगे। लोगों को तंबाकू का सेवन नहीं करने हेतु प्रेरित व जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि तंबाकू को समाप्त करने समाज के लोगों को आगे आना होगा। जिला पदाधिकारी ने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयास से इस कार्यक्रम को पंचायत स्तर तक चलाने की जरूरत है। सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने कहा कि इस अभियान को सफल करने के लिए और अधिक प्रयास करनी होगी। लोगों को तंबाकू का सेवन नहीं करने हेतु प्रेरित व जागरूक करना होगा। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम हेतु राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्था सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा ने बिहार में प्रतिदिन बताया कि 440 नए बच्चे तंबाकू सेवन की शुरुआत करते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि राज्य सरकार एवं सीड्स के द्वारा संयुक्त रूप से राज्य के सभी 38 जिलों में चलाए जा रहे तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तंबाकू नियंत्रण अधिनियम कोटपा 2003 की विभिन्न धाराओं के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम की जानकारी दी। कार्यक्रम में सिविल सर्जन, एसीएमओ, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला नोडल पदाधिकारी डॉक्टर एस झा, सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार झा, एनसीडी सेल के लक्ष्मीकांत झा, BIEAS चित्तरंजन सहाय, आशीष कुमार सिंह, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं मीडिया कर्मी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए रघौली गांव से 25 लीटर शराब बिस्फी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सिंघिया गोट निवासी राहुल पासवान के घर छापेमारी कर 25 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया। हालांकि शराब धंधेबाज की गिरफ्तारी नहीं हुई, वह भागने में सफल रहा। थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि बरामद शराब मामले में राहुल पासवान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर में बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन व बिहार राज्य किसान सभा के द्वारा आक्रोशपूर्ण रैली निकाली गई। इस दौरान उन्होंने 16 सूत्री मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन और बिहार राज्य किसान सभा के द्वारा 16 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को आक्रोशपूर्ण रैली निकालकर जयनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर धरना दिया। उपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए बिहार राज्य किसान सभा के राज्य संयुक्त सचिव मनोज कुमार यादव ने जमकर केंद्र व बिहार सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार जनता के खिलाफ नीतियों का निर्माण कर रही है। जनता से सरकार का कोई सरोकार नहीं है। केंद्र की सरकार ने देश को डुबो दिया।
बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन के जिला सचिव शशि भूषण प्रसाद ने कहा कि जयनगर सहित पूरे जिले में सरकारी कार्य लोगों को बगैर रिश्वत से नहीं हो रहा है। बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है, मनरेगा में रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जॉब कार्ड में 1000 रुपए तक लिया जा रहा है। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 वापस लिया जाना चाहिए। इस दौरान बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं करने की भी बात कही गई। फसल बीमा में बनाए गए नियम को रद्द करने व किसानों के ऋण को माफ करने की भी मांग की गई। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21।
मधवापुर प्रखंड के मुखियापट्टी, साहर दक्षिणी व उत्तरी पंचायतों में जन स्वराज के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सामाजिक बदहाली विषय पर चर्चा की गई। मधवापुर प्रखंड की मुखियापट्टी, साहर दक्षिणी व उत्तरी पंचायतों में जन संवाद कार्यक्रम कर वक्ताओं ने सामाजिक बदहाली विषय पर चर्चा की। पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने भ्रष्टाचार, पलायन, बेरोजगारी और शिक्षा, बाढ़, सुखाड़ जैसी समस्याओं की चर्चा कर उसके निदान के लिए लोगों को जागरूक किया। बिहार की व्यवस्था बदलने के लिए वक्ताओं ने जन स्वराज के 5 मुद्दे बताए। बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा, बेरोजगारों को रोजगार, बुजुर्गों को 2000 रुपए पेंशन, किसानों को खेती से आमदनी व महिलाओं को आत्मनिर्भरता दिलाने विषय पर बल दिया गया। जन स्वराज के बैनर तले रैमा, परतीटोल, साहड़गढ़ स्थान व केरवा के कार्यक्रमों की अध्यक्षता चंद्रशेखर झा, मुकेश राउत व सुरेश सिंह ने की। जीवच पासवान, राजकुमार झा, नन्नू ठाकुर, रामवरण मंडल समेत दर्जनों लोगों की मौजूदगी थी। जातीय धर्म में पकड़ने से वही पर जीत रहा है। अखन वही सब के मिला के हम तो अलग विचार रखी, अलग सोच रखी, व्यक्ति के प्रधानता दे माने अत्यंत नीक लोग, अत्यंत व्यवस्थित प्रशांत बाबू वो अपूर्ण है उनका जो विचार है जन जो उनका देखबे ना बात है तब यहाँ से कथित प्रगाढ़ता है उनमें तो सब विचार करे सबके अपन विचार राखू अपन हृदय की इच्छा है। क्या लगा अहाँ सबके पूरे हिनका जोर शोर से जितावे के है। एक बात कहलखिन जन उनका नाम हम बिसरा छी, प्रशांत किशोर जी, जे गरीब के लिए हमरा आके हेलमेट का ट्रेन में जाए है वे बिहारी के नाम से बहुत बदनाम करे है। हमरे यहाँ के वो लेल लड़ाई लड़े छथिन। क्या लगा हमरा यहाँ के पूर्ण बहुमत से इनका विजय बनावे के है, हिनकर लाठी मजबूर करे के है और हिनके जैसे आई सब बहुत नेता ले गेले लेकिन हिनकर विचार हमरा सबसे निक लागल जे हम जनता के जते गरीब है जे बाहर खटी तरह हम बाहर नहीं खट देंगे। ये तो हमारा शरीर बहुत उत्साह के बात है। अंधकार में पड़े हुए हैं और हमारे बिहार का एक लाल जो प्रशांत किशोर जी आए हैं बिहार को बदलने के लिए, उनका बहुत ही अच्छा सोच। कृषि के क्षेत्र में जाइए, उन्होंने कह रहा है कि हम किसान को विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग देंगे, उत्तम किस्म के बीज विभिन्न प्रकार के मुहैया कराएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हम गए थे पटना, जिस दिन इस पार्टी का आरंभ हुआ तो हमको बड़ा खुशी हुआ कि इस पार्टी में काफी विद्वान लोग जुड़े हुए हैं। तो हमने देखे कि मंच पर केसीसी स्टूडेंट फ्रेंड्स का जो बुक लिखे हुए हैं केसीसी उनको देखे हुए थे। उनको शिक्षा का जवाबदेही प्रशांत किशोर जी दे रहे हैं कि आप अपने स्तर से बिहार में शिक्षा को कैसे बदलिएगा वो व्यवस्था कीजिए, आप अपने स्तर से इसका ढांचा बनाइए। तो ये कार्यक्रम लगभग हमारा सबके गांव में करीब 5-6 महीना से चल रहा है। सब आदमी जैसे करीब एहि बात से पूर्णतः वाकिफ है कि आखिर अगर मकसद की है। एकर मकसद यह है कि जन स्वराज पार्टी के स्थापना श्री प्रशांत किशोर जी के था और वो चाहे बिहार में जैसे परिवर्तन आवे। अतः जैसे जो कोनो परिवर्तन बिना राजनीतिक स्तर से नहीं होइ छै। जखन जैसे जो कोनो राजनीतिक पार्टी के अपन सरकार बने छै, जखन सत्ता में अबै छै तो जे कोनो अव्यवस्था रहे छै चाहे ओकरा व्यवस्था करवा के रहे छै ओहि देश अग्रसर होइ छै। तैं जे छै से एकर मेन उद्देश्य पार्टी के स्थापना के यह छै जे बिहार में जते कोनो कुप्रथा छै, बुराइया छै, भ्रष्टाचार छै, बेरोजगारी छै, असमानता छै, किसान के जे छै हित के लिए कोनो काज नहीं छै। तो प्रशांत किशोर जी के जो विचार है बहुत ही नेक विचार छन। उनका भाषण सुनियो, उनका सुनियो अहाँ सब। सुनला के बाद ये लागत कि नहीं ये आदमी ठीक है और ठीक नहीं उनका दिल से जुड़ू, उनका से रूबरू हो। वीडियो के माध्यम से नहीं डायरेक्ट मिल सकै तो वीडियो के माध्यम से ही प्रमुख साहब छथि जे हमरा सबके हो वाला भावी कैंडिडेट हथिन
ठीक है। और सब आदमी मिलकर भारी मत से विजय बनाकर, हालांकि 31 विधानसभा से सब आदमी बहुमत के साथ जोर शोर से जिताकर उनका भेजा के सबसे पहले मन के परिवर्तन करू, सोच परिवर्तन करू तभी सत्ता परिवर्तन है, सत्ता परिवर्तन है तभी विकास है। तो हम तो यह कहब अखन विशेष बात नहीं, सब कोई मिलकर यही रास्ता में चल रही है, तो रास्ता के एकांतिक चक्कर पर दियोन है प्रमुख जी के सहयोग कर के प्रशांत जी के सहयोग है। लेकिन परिवर्तन अनिवार्य है, मन के परिवर्तन नहीं करबी तब तक कुछ नहीं है। एहि में सबसे भागीदारी युवा लोग हो, युवा लोग जो चाहबे आज तक युवे लोग से परिवर्तन ले लेंगे। और आय के सभा में जे सब आदमी आयल छी सबके हम हार्दिक अभिनंदन करै छी। और हम यह कह चाहे छी कि प्रशांत किशोर जी कह रहे छथिन कि हम पलायन के रोक देवे। हमरा सबके जे लड़का है, हमार सबके जे बेटा है, परिवार के छोड़ के दिल्ली जाइए कमे, भेड़ बकरी के तरह ट्रेन में ठुसा के जाइए, तब पलायन रोकबे। ये कहे छथिन हम उच्च कोटि के शिक्षा देवे, विश्व स्तरीय शिक्षा, हम मतलब नीक लोग के स्वास्थ्य देवे, इलाज देवे, मतलब जे उत्तम किस्म के लाभकारी खेती करता हुनकर मजदूरी सरकार देते। यह सब प्रशांत किशोर जी के ये बात सुनकर हम सब प्रभावित छी। जाति धर्म में बहुत कुछ चल रहा है, कोई जाति में पकड़, कोई धर्म में पकड़ने से वही पर जीत रहा है। अखन वही सबके मिला के हम तो अलग विचार रखें, अलग सोच रखें, व्यक्ति के प्रधानता दे, माने अत्यंत नीक लोग, अत्यंत व्यवस्थित प्रशांत बाबू वो अपूर्व है, उनका जो विचार है जब उनका देखबे ना बात का कथित प्रगाढ़ता है उनमें, सब विचार करे, सबके अपन विचार रखू अपन ये हृदय की इच्छा है। के लोग रहे जब हमला होते रहे कभी खड़ा होकर हिंदू और मुसलमान मौलाना और पंडित के जो बुद्धिवादी लोग रहे जिनका वो चेतावनी और ललकारा देलखिन जे आओ हमरा से बहस करू और जात पूछो साधु के जात की पूछो, साधु के ज्ञान पूछो, साधु के चरित्र। आई जैठाम बैसल छी, एठाम स्कूल के निर्माण जयाम प्रमुख रही तो पूछो मुखिया जी के कहलिए यहाँ देखो इस सूची में नाम है अहाँ के कि नहीं, नाम नहीं रहे काट देने रहे, जोरू प्रति टोल, जोरू सरहा टोल। जहाँ शिक्षा नहीं होते, बच्चा पढ़ते ही नहीं, तब बच्चा आगा केना बढ़ते, ये सबके जोरू हम सब करिए। एक तरह से पूरा प्रखंड क्षेत्र में जे हमारे कार्यकाल रहे में प्रयास कलिए, जे लोग गाँव से अबे, पंचायत से अबे, आइयो ब्लॉक है, वहू दिन ब्लॉक रहे, सब लोग हमारा यहाँ प्रमुख जी हमारे काम नहीं हुई है, कौन जगह फाइल है, जे असिस्टेंट के बगल में चार्ज में जे फाइल रहे उनका बजलिए, इनका काम डिस्पोजल करिए। सर रिपोर्ट नहीं आया है, कब तक आएगा? 24 घंटा में मंगवाई है, 48 घंटा में इनका काम होना चाहिए। काम हो बिना पैसा के काम आया है, उसका नाम है प्रशांत किशोर। वह कहता है कि बिहार को हम बदल दें। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। एक तरफ जहां सरकार व रेल विभाग रेलवे स्टेशनों को दुरुस्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने की बात करती है, दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ मधुबनी जिला के अंतर्गत आने वाले विभिन्न रेलवे स्टेशनों की सूरत देखें तो आपको यह सभी दावे खोखले नजर आएंगे। बहरहाल हम बात कर रहे हैं खजौली रेलवे स्टेशन की। यहां न पानी पीने की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है। हैरत की बात तो यह है कि इस खजौली रेलवे स्टेशन पर लोगों के बैठने तक की पूरी व्यवस्था नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं यहां की दयनीय व दुर्दशा से भरी हुई स्थिति। खजौली रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा नदारद है।
प्रखंड के करीब 2 लाख की आबादी इसी रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा करते हैं। यहाँ ना तो शुद्ध पेयजल की सुविधा है और न ही शौचालय की समुचित व्यवस्था। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ना तो बैठने की समुचित व्यवस्था है और न ही यात्री प्रतीक्षालय में चार्जिंग की सुविधा। स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे कई यात्रियों ने कहा कि स्टेशन पर पेयजल की घोर किल्लत है। 3 चापाकल है जिसमें 2 खराब है। एक चापाकल के सहारे पूरे स्टेशन के यात्री हैं। स्टेशन पर 2 शौचालय हैं, दोनों क्षतिग्रस्त है। शौचालय शौच करने लायक नहीं है, गंदगी का भरमार है। पूरे रेलवे स्टेशन पर कहीं भी बैठने की सुविधा नहीं है। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर पंखा नहीं है। गौरतलब हो कि रेल कर्मी एवं स्टेशन मास्टर के लिए भी शौचालय उपलब्ध नहीं है। स्टेशन पर नल लगा हुआ है लेकिन नल में पानी का ना तो कनेक्शन है और न ही पानी टंकी, जबकि इस स्टेशन से प्रतिदिन 1000 से अधिक यात्री आवागमन करते हैं। प्रतिदिन 500 से अधिक यात्री रेल टिकट कटाकर अपनी यात्रा करते हैं। राजस्व वसूली होने के बाद भी यात्रियों को सुविधा नहीं दी जा रही है। खासकर इस स्टेशन पर शौचालय की सुविधा नहीं रहने से महिला यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पानी नहीं दे रहा चापाकल कत पानी पे व्यवस्था कतो छै एत पीबे के लेल रेलवे स्टेशन पर पानी के नहीं कोनो व्यवस्था कत घर है नाम की कहलिए फकीर खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। वर्षों पूर्व सन 1881 ईस्वी में मधुबनी शहर के बुद्धिजीवियों के द्वारा 29 बीघा जमीन में गौशाला की स्थापना की गई थी। तब से लेकर आज तक यह गौशाला समाज की एकजुटता का संदेश देता है, क्योंकि यह गौशाला स्थानीय लोगों के द्वारा ही चलाया जा रहा है। इसके लिए ना कोई सरकारी राशि आ रही है, ना कोई अनुदान आ रही है। लेकिन बढ़ते वक्त के साथ अब गौशाला कमेटी को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में जरूरी है कि सरकार इस गौशाला की ओर ध्यान दे। आइए हम आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। मधुबनी शहर में समाज के बुद्धिजीवी लोगों द्वारा 1881 ईस्वी में 29 बीघा भूमि पर गौशाला की स्थापना की गई थी। इस गौशाला का उद्देश्य गायों की देखभाल और संरक्षण करना था। तब से लेकर आज तक यह गौशाला निरंतर संचालित हो रही है और अब भी क्षेत्र के लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण संस्था बनी हुई है। गौशाला की स्थापना से पहले और बाद में भी समाज के लोग अपनी ओर से गायों के लिए चारा, पानी और आश्रय की व्यवस्था करते रहे हैं। समय समय पर समाज के बुद्धिजीवी और स्थानीय लोग इसके संचालन में योगदान करते रहे हैं। आज भी इस गौशाला का संचालन बिना किसी सरकारी सहायता के किया जा रहा है और यह क्षेत्र के लिए एक आदर्श बन चुकी है। गौशाला का यह निरंतर संचालन समाज की सजीवता और एकजुटता का प्रतीक है। अब तक यह गौशाला धीरे धीरे समाज के सहयोग से चलती आ रही थी, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदल गई है। वर्तमान में गौशाला में कुल 22 गायें हैं, जिनकी देखभाल के लिए गौशाला कमेटी ने 2 कर्मचारियों को नियुक्त किया है। गायों के लिए चारा और पानी की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। खासकर सर्दियों के मौसम में जब चारे की कमी हो जाती है, कमेटी के सदस्य इस पर अधिक विचार करने लगे हैं। इसके अलावा दोनों कर्मचारियों को नियमित वेतन भी दिया जाता है ताकि वे गायों की देखभाल ठीक से कर सके। लेकिन लगातार बढ़ते खर्च और सीमित संसाधनों के बीच गौशाला का संचालन एक बड़ा सवाल बन गया है। गौशाला कमेटी के सचिव संजीव कुमार का कहना है कि इस गौशाला कमेटी में 29 सदस्य हैं, जो 9 अस्थायी सदस्य और 20 अस्थायी हैं। वर्तमान में सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए का अनुदान राशि गौशाला के नाम पर दिया गया, जिसमें 14 लाख रुपए का नया भवन निर्माण किया गया और पैसे गाय खरीदने के लिए है। लेकिन संसाधन की कमी की वजह से गाय अभी तक नहीं खरीदा गया है। जर्जर पड़े पुराने भवन को कमेटी के द्वारा मरम्मत कराया जा रहा है। बिना सरकारी अनुदान राशि से शहर के गौशाला का भवन वर्षों से जर्जर हो चुका है और इसके संचालन के लिए कोई सरकारी अनुदान राशि भी प्राप्त नहीं होती। इस कारण से गौशाला कमेटी के सदस्य मजबूर हैं कि वे इस खस्ता हाल भवन में ही गायों को रखें। भवन की मरम्मत के लिए कोई उचित उपाय नहीं किए जा रहे हैं और कमेटी के पास इसे सुधारने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं है। वर्षा के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि भवन के अंदर पानी की निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है।
बारिश के दौरान गौशाला परिसर में पानी भर जाता है, जिससे न केवल गायों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है बल्कि कर्मचारियों और कमेटी सदस्यों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गंदा पानी इकट्ठा होने से मच्छरों और अन्य बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे गायों और कर्मचारियों की परेशानियों में और वृद्धि होती है। गौशाला के संचालन के लिए कमेटी द्वारा जो व्यवस्था की गई है वह मुख्य रूप से गौशाला की जमीन पर बने करीब 42 दुकानों के किराए से प्राप्त होने वाली राशि से होती है। यह राशि गौशाला के विभिन्न खर्चों जैसे गायों के चारे, उनकी देखभाल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर खर्च की जाती है। हालांकि यह राशि सीमित होती है और कई बार गौशाला कमेटी को पर्याप्त संसाधन नहीं मिल पाते, जिससे संचालन में कठिनाई होती है। इसके अलावा गौशाला में कई बार तस्करी के आरोपी गायों को भी रखा जाता है, जिसे पुलिस या अन्य अधिकारी पकड़े होते हैं। हालांकि इन गायों के लिए चारे की कोई विशेष व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं की जाती। इस वजह से गौशाला कमेटी को अपने ही सीमित बजट से इन गायों का ख्याल रखना पड़ता है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ जाती है। सरकार की ओर से उचित सहायता या चारे की व्यवस्था नहीं होने के कारण गौशाला कमेटी को अतिरिक्त बोझ का सामना करना पड़ता है, जो उनके काम को और भी चुनौतीपूर्ण बना देता है। ऐसे में सरकार से मदद की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मिथिला धाम परिक्रमा यात्रियों का चौथा पड़ाव नेपाल के जलेश्वर धाम पहुंचने के लिए मधवापुर के मटिहानी से यह काफिला विदा किया गया। गौरतलब हो कि मधवापुर और मटिहानी के ग्रामवासियों ने गाजे बाजे के साथ साधु संतों के काफिला को विदा किया। मिथिला धाम परिक्रमा यात्रियों का काफिला चौथे पड़ाव नेपाल के जलेश्वर पहुंचने के लिए सोमवार की सुबह मटिहानी से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। मधवापुर और मटिहानी ग्रामवासियों ने साधु संत व भक्तों के काफिले को गाजे बाजे के साथ विदा किया। करीब 10 किलोमीटर बाद श्री जानकी दुल्लाह कुटी मलेवारा में परिक्रमा यात्रा में शामिल संतों को भोजन कराकर उन्हें विदाई दी गई। मठाधीश श्री भरत शरण जी महाराज के प्रतिनिधि बाबा राम नरेश ने बताया कि भक्ति के माहौल में परिक्रमा यात्रियों की अगवानी की गई। उन्होंने कहा कि संतों को एक दिन पहले रविवार को ही आतिथ्य भाव स्वीकार करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था। पिछले कई दशकों की परंपरा के मुताबिक फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को हरलाखी प्रखंड के कल्याणेश्वर महादेव स्थान से परिक्रमा अभियान की शुरुआत हुई। अनेक पड़ावों पर रुकते हुए परिक्रमावासी 13वें दिन जनकपुर पहुंचेंगे। 14वें दिन वहां विश्राम करने की परंपरा है। 15वें दिन अंतर्गृह परिक्रमा के साथ होली मनाते हुए यात्रा को अगले साल तक के लिए विराम दिया जाएगा। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के नगवास पंचायत के बरही गांव में 9 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। श्री विष्णु महायज्ञ को लेकर सैकड़ों कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बेनीपट्टी प्रखंड के नगवास पंचायत के बरही गांव में श्री विष्णु महायज्ञ समिति बरही के तत्वाधान में शुरू हो रहे 9 दिवसीय श्री श्री 1008 विष्णु महायज्ञ को लेकर सोमवार को 501 कुंवारी कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो बरही गांव स्थित यज्ञ स्थल से चलकर बछराजा नदी के पास पहुंची। इसके बाद जल भरकर गौसनगर, सीरियापुर व मोहन बाबा स्थान समेत विभिन्न गांव व टोले का भ्रमण करते हुए पुनः यज्ञ स्थल के पास पहुंची, जहां मौजूद आर्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश को स्थापित कराया। इस बीच श्रद्धालुओं के द्वारा जय श्री राम समेत अन्य देवी देवताओं के जयकारे लगाए जाते रहे। कलश शोभा यात्रा में भाग ले रही प्रियांशी, विमल, ज्योति, नेहा, रूबी, रूना समेत अन्य कन्याओं ने बताया कि विष्णु महायज्ञ जैसे पवित्र अनुष्ठान में सभी को कलश भरने का सौभाग्य मिला है। भगवान विष्णु से प्रार्थना है कि समस्त इलाके पर सदैव उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। 12 मार्च तक 9 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन समस्त ग्राम वासियों के सहयोग से किया जा रहा है। कलश शोभा यात्रा से प्रारंभ हुए महायज्ञ में रोजाना सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक हवन कर्म व राम नाम का जाप किया जाएगा और शाम 6 बजे से वृंदावन से आए श्री हरि मुकुंद महाराज जी के द्वारा श्री राम कथा का सुमधुर वाचन होगा। वहीं रात 9 से 12 बजे तक वृंदावन से पहुंची रासलीला मंडली के द्वारा रासलीला का भी आयोजन किया जाएगा। यज्ञ स्थल के पास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अलावे विभिन्न देवी देवताओं की आकर्षक प्रतिमा का निर्माण कराया गया है। मौके पर आयोजन समिति के सदस्य विनोद झा, ब्रह्मदेव झा समेत कई लोग मौजूद रहे। कलश यात्रा निकाला गया है, अब कब से कब तक चलेगा, क्या कार्यक्रम है? आज श्री श्री 1008 श्री
विघ्नहरण हनुमान मंदिर के प्रांगण में विश्व कल्याणार्थ विष्णु महायज्ञ का आयोजन सुमित शास्त्री जी पंडित जी के द्वारा, जो हनुमान मंदिर के पुजारी हैं, उनके द्वारा यह आयोजन किया गया है। इसमें मेरे समझ से आध्यात्मिक स्तर पर आज प्रथम दिन कलश शोभा यात्रा यहाँ से 4 किलोमीटर जाना और 4 किलोमीटर आना, 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर पद यात्रा करके कुमारी कन्या, महिलाएं, पुरुष सभी श्रद्धालु भक्त इसमें कलश शोभा यात्रा में भाग लेकर के हम लोग भी पांव पैदल गए और सभी लोग पांव पैदल जल लेकर के वापस आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज तो कलश शोभा यात्रा से आरंभ हो रहा है। अभी हनुमान मंदिर पर कल से 9 दिवस यज्ञ के मुख्य अध्यक्ष हूँ और हमारे जजमान आदरणीय ब्रह्मदेव झा जी हैं, हमारे बड़े भाई साहब। इनका तो सानी नहीं है, ये कीर्ति नारायण चौधरी। इन्होंने पंडित जी को कितना अपने मेहनत से कितना उगाही करवाए हैं चंदा का बाहर से। इनके द्वारा कमिश्नर, कलेक्टर, इन लोगों का चंदा आ रहा है पंडित जी को। और गांव गांव से भी साधु संत लोग भिक्षाटन किए हैं। आपके गांव हो जहां बरजुआर है, डिटोल है, रामनगर है, सारे जगह से चंदा उगाही हो करके ये जग सफल होने के अब अंतिम रूप में पहुंच गया है। हम समाज में कलश यात्रा निकाली गई है। आप अपने बढ़ी में जो है सो नगवास बढ़ी में विष्णु महायज्ञ का जो आयोजन कल से प्रारंभ हो रहा है, उसी में आज कलश यात्रा निकाला गया है। क्या सब कार्यक्रम है इसमें, कितने दिन तक चलेगा? ये कार्यक्रम 3 तारीख से 12 तारीख तक चलेगा और 12 तारीख तक इसमें जो है सो कार्यक्रम, अनेक तरह की कार्यक्रम रखा गया है। जैसे वृंदावन से बहुत प्रसिद्ध रासलीला वाले आ रहे हैं। हरि मुकुंद जी कथावाचक हैं, बहुत अच्छे कथावाचक हैं। हरि मुकुंद जी भगवत कथा करेंगे शाम में। और प्रत्येक दिन जो काशी से विद्वान आए हुए हैं, विद्वानों के द्वारा सुबह 8 बजे से लेके रात्रि दिन के 2 बजे तक पूजन चलेगा और 3 बजे से शाम के 6 बजे तक हवन की कार्य चलेगी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के चौथे दिन बाबा भोलेनाथ के चौठारी पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मधुबनी के एकादश रुद्र महादेव मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तगण पूजा अर्चना करने पहुंचे, जहां महादेव पर रुद्राभिषेक किया गया। महाशिवरात्रि के चौथे दिन बाबा भोलेनाथ का चौठारी पूजन भव्य रूप से मनाया जा रहा है। मधुबनी शहर के एकादश रुद्र महादेव स्थान में सबसे ज्यादा भोलेनाथ पर रुद्राभिषेक करने के साथ साथ भव्य रूप से पूजा अर्चना किया जा रहा है। इस पूजा के मौके पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों मौजूद रहे। वहीं 121 लीटर दूध से भोलेनाथ को स्नान उपरांत तरह के भस्मों से बाबा का श्रृंगार किया जा रहा है। मंदिर के पुजारी आत्माराम ने कहा कि बाबा एकादश रुद्र महादेव स्थान में खूबचार विधि से जो भी भक्तजन सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं, वे हर संकट से दूर हो जाते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक ही गर्भ में स्थापित शिवलिंगों का चौठारी पूजा मनाया जाता है, जहां सैकड़ों भक्तजन को संध्या समय में बाबा को भोग लगाकर पंगत के रूप में कराया जाता है। बाबा आत्माराम ने जिले के सभी भक्तजनों से आग्रह किया है कि इस पूजा में शरीक होकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर हर मनोकामना से प्राप्त हो। मौके पर सुनील कुमार, आशीष कुमार, फूलनाथ झा के अलावे सैकड़ों लोग श्रृंगार दर्शन करे तो भंडारा। अच्छा, कल चौठारी कल जेते विवाह इनको साल में साल है। महाशिवरात्रि में विवाह, तक बाद चौठारी। हाँ, बाबा क्या भव्य रूप से पूजा के लिए की कह चाहबे यहाँ से कहो? कहो यह चाहबे जे पूजा के बाद एक अच्छा जे पॉजिटिव एनर्जी हुए, वो एनर्जी महसूस हो रहा है और आगा कामना है कि जे ये सब कुछ ठीक ठाक रहना के चाहिए, सब अच्छा रहा। श्रद्धा सुमन से अहाँ पूजा केलहुँ हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। खबरें आप तक। नमस्कार।